वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 17th बीपीएससी पीटी का एग्जाम होना है 30 सितंबर 2024 को। श्री अतुल प्रसाद जो पूर्व चेयरपर्सन थे बीपीएससी के, उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 30 सितंबर को आपका बीपीएससी पीटी हो सकता है। 30 सितंबर 2024 को स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने 17th बीपीएससी पीटी की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ये पेड ग्रुप शुरू किया है 8 मई 2024 से। आप इसको ज्वाइन करके जो बचे 140-145 दिवस हैं इसमें पीटी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 3 स्टेज स्ट्रैटेजी इसमें बताई जाएगी, जिसमें आप पहले अंडरस्टैंडिंग बनाएं प्रीलिम्स मेंस की शुरुआती स्टेज में, फिर यहाँ पर मॉड्यूल आपको मिलेंगे जिसको कंप्लीट करके आप पीटी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रैक्टिस रिसोर्सेज स्टडी फॉर सिविल सर्विस की तरफ से मिलेंगे, पेड क्विज और टेस्ट सीरीज के फॉर्म में। डाउट क्लियरेंस भी मिलता है यहाँ पर फुल पेड ग्रुप के मेंबर्स को। सब कुछ एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस ग्रुप के बारे में। जो लोग इस ग्रुप में आ चुके हैं हमारे 8 मई वाले ग्रुप में, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, ये आपको पूरा देखना है शुरू से आखिर तक। इसमें सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं किस तरीके से 17th बीपीएससी पीटी का आपको स्टडी ओरिएंटेशन रखना है आगे के बचे हुए दिनों में। अभी से थोड़ा कैलकुलेशन करें अगर सिंपल मैथ्स का, तो 170-175 दिवस करीब हमारे पास बच रहे हैं। क्या अप्रोच यहाँ पर रखनी चाहिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं बीपीएससी पीटी की तैयारी की? करेक्ट ओरिएंटेशन लोगों के लिए क्या होगा जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी लास्ट पीटी में फंसे। 68 से जो डायनेमिक पैटर्न हुआ है, परीक्षा योजना पूरी बदल गई है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो वही हैं लेकिन क्वेश्चंस का जो स्वरूप है वो पूरा बदल गया है। 68 से इसका प्रयास करना शुरू किया जा चुका था बीपीएससी के द्वारा और इसको 69th में बिल्कुल सर के बल उलट दिया गया। जो कुछ भी पूछा जाता था वह नहीं पूछा गया। क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका, क्वेश्चन बनाने का तरीका और क्वेश्चंस में जिन जिन एरियाज से पूछा जाता था उन सबको भी चेंज किया गया। तो 69th का पेपर अगर आप उठा करके देखें विद आंसर की और उसको मैच करें 66 के पेपर से या 65th के पेपर से, तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। तो इस अंतर को कैसे पाटेंगे आप, कैसे आप अपना प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करना सुनिश्चित करेंगे, इस बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। 67th बीपीएससी पीटी और पीटी री एग्जाम के बाद जो 68th एग्जाम हुआ था और अतुल प्रसाद जी ने जब से कमान संभाली थी, पेपर का जो कह सकते हैं स्वरूप है पूरा बदल गया था। पीटी में काफ़ी हद तक बदलाव हुए थे 68th में, और 69th में तो असर के बल सारी चीज़ें उलट दी गई हैं। 68th से हमको भान हो गया था कि आमूल चूल परिवर्तन होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 68th से पहले, 68th के पीटी से पहले बीपीएससी में क्या होता था और अब 68th के बाद से क्या चीज़ें बदल गई हैं, जिससे जो पुराने तैयारी करने वाले लोग हैं वह भी समझ जाएं और जो नए तैयारी करने उतरे हैं वो पीवाईक्यू देखकर कंफ्यूज ना हो। सबसे पहली बात आपको समझनी जरूरी है कि पहले फैक्चुअल जो है 85 से 90% फैक्चुअल हुआ करता था। कंसेप्चुअल क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चन बहुत ही कम हुआ करते थे। 10 से 15 क्वेश्चन हुआ करते थे, उसमें एक आधे डिस्प्यूटेड निकल जाते थे और कई सारे आप ऐसी तुक्केबाजी करके छोड़ देते थे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। अब क्या हो रहा है कि आप अगर देखें 60% तो अभी फैक्चुअल है। हम ये नहीं कह सकते कि प्योरली कंसेप्चुअल भी जो है यूपीएससी बन चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। 60% अभी फैक्चुअल है और 40% यहाँ पर कंसेप्चुअल और लेंदी पेपर यहाँ पर पूछा जा रहा है बीपीएससी का। 68 चाहे आप उठा के देख लें, चाहे 69th का देख लीजिए, पेपर की जो मोटाई है, मतलब नंबर ऑफ पेजेस से ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि बदलाव हुआ है। 65th का पेपर अगर किसी के पास रखा ओरिजिनल 66th का, 67th का और 69th वाला, उससे देख लीजिए आप, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही हैं 150, लेकिन लेंथ बढ़ गई क्वेश्चंस की। लंबे लंबे क्वेश्चंस, मैचिंग वाले क्वेश्चंस, चूज नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चंस, 5-5, 6-6 ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। आप टेस्ट वाला क्वेश्चन देखिए, उसमें जितने भी टेस्ट होते हैं ह्यूमन टंग में सारे के सारे पूछ लिए थे और पूछा था कि बताइए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी अब आने लग रहे हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की संख्या बढ़ी है। बेसिकली कंसेप्चुअल पहले भी आते थे लेकिन 10 से 15 वो रहते थे और आप उसमें तुक्केबाजी करके कई बार निकाल लेते थे क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। अब निगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस हो गई, 1/4 की निगेटिव मार्किंग आ चुकी है, 1/4 की। इसके बाद कट ऑफ जो है यूआर का 97 3-4-5 सालों से लगातार बना था। 63rd के बाद कट ऑफ ये हम लोग को लगभग पता होता था कि 97 यूआर का जाएगा अनरिजर्व्ड का और अदर कैटेगरीज में कम कम रहेगा। लेकिन अब कट ऑफ बदला है, पेपर का स्वरूप बदला है, पेपर का जो लेवल है वह बदला है, पेपर टफ होते जा रहे हैं, लेंदी होते जा रहे हैं। लेकिन कट ऑफ ऐसा नहीं 97 से 79 आ गया, ऐसा नहीं हुआ है। कट ऑफ कितना गया है, 92-93 के अराउंड रह रहा है पिछले 2 वर्षों से। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जहाँ पर कट ऑफ कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा गिर जाएगा पेपर, कट ऑफ होने से कट ऑफ नहीं गिर रहा है। जब कट ऑफ नहीं गिर रहा है तो इसका मतलब है कि हमको अपने एफर्ट यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे, हमको कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी सही करने पड़ेंगे, तभी जो है हम आगे कट ऑफ के पार निकल पाएंगे। एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। पीवाईक्यू वेटेज पहले 15-20% का माना जाता था, मेरे हिसाब से अब 2-4% से ज़्यादा पीवाईक्यू वेटेज नहीं है। पीवाईक्यू आ भी रहे हैं तो वो कई सारे पीवाईक्यू मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें भी आपका कह सकते हैं स्टडी
हुआ, स्टडी किया हुआ होना चाहिए अच्छे से, अदरवाइज आप उसमें भी गलत कर सकते हैं। अभी मैं सब एग्जांपल देके बताऊंगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। 3-4 पीवाईक्यू मिक्स करके साइंस के क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं भले ही। तो पीवाईक्यू वेटेज कम हुआ है। स्टैटिक पोर्शन प्योरली बुकिश डेफिनेशन बेस्ड रहता था कि बता दीजिए निश की डेफिनेशन क्या है। पहले 5 ऑप्शन वाले रहते थे, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव वाला। तो उसमें निश पूछ लिया, जो है 10% लॉ पूछ लिया एनवायरनमेंट में, हैबिटेट क्या होता है उसके बारे में पूछ लिया। मतलब डेफिनेशन बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा रहते थे। अब वन लाइनर क्वेश्चन हैं अभी भी, लेकिन वो 10-20 से ज़्यादा नहीं है। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन रहे हैं यूपीएससी के तरीके, 4-4, 5-5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, और एलिमिनेशन जिसमें लग सकता है वैसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो मतलब लेंदी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। पहले ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर टाइप के हुआ करते थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पहले मोस्टली फैक्चुअल हुआ करते थे। हम लोग को पता होता था कि चलो 30-32 करंट अफेयर के आने हैं, 2 अपॉइंटमेंट से होंगे, तो वो 2 अवार्ड्स एंड ऑनर्स से होंगे, एक बुक्स एंड ऑथर से होगा, और एक डिफेंस वाला होगा, 2-3 स्पोर्ट्स वाले हो जाएंगे, और 2-3 समिट वाले हो जाएंगे, और इंडेक्स वाले हो जाएंगे 3-4। ऐसे करके हम लोग अंदाजा लगा लेते थे। लेकिन अब ये ट्रिक भी काम नहीं कर रही है। पेपर का पैटर्न काफ़ी डायनामिक हो चुका है। आप कुछ भी प्रेडिक्शन मोड में नहीं रह सकते हैं, तैयार आपको सब कुछ करना पड़ेगा, फैक्चुअल कंसेप्चुअल दोनों के लिए। फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में लगभग हमको आइडेंटिफाई होते थे कि चलो साइंस एनवायरनमेंट से 32 क्वेश्चन हो गए, 30-35 हिस्ट्री के हो गए, और 20 पॉलिटी के हो गए, इन करंट अफेयर के 35 हो गए। ऐसे हम करके अंदाजा लगा लेते थे। बिहार स्टैटिक के 15-20 होते थे। लेकिन अब बिहार स्टैटिक के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं, ठीक है। और बिहार स्टैटिक में जैसे पहले होता था ज़्यादातर पीवाईक्यू से इधर उधर करके पूछ लिए जाते थे, बिहार स्टैटिक में नए क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले जनरल साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता था, साइंस टेक का वेटेज नेग्लिजिबल रहता था, 1-2 क्वेश्चन वही करंट अफेयर से लिंक होकर आ जाते थे। लेकिन अब जनरल साइंस भी पूछी जा रही है, जनरल साइंस तो आ ही रही है, लेकिन साइंस टेक का वेटेज अब उसका 50-50 हो चुका है। 50% जनरल साइंस पूछी जा रही है, और 50% जो है साइंस टेक पूछी जा रही है। तो यहाँ पे बदलाव हुए हैं। पेपर आप देख करके ही ये सब जो मैं आपको पॉइंट अभी बताया हूँ, आप ये वेरीफाई कर सकते हैं। 65th का पेपर उठा लीजिए और 69th का। अब जो हमने आपको बताया कि ये सब चीज़ें बदली हुई हैं, इन सब से डील कैसे किया जाएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो लोग हमारे फुल पेड ग्रुप में आए हैं, तो आपको 2 ग्रुप में जोड़ा गया होगा, बेसिकली 3 में। क्विज ग्रुप हम लोग नहीं काउंट कर रहे हैं इसमें। क्विज ग्रुप में ऑलमोस्ट सभी लोग होते हैं। तो पहला ग्रुप है स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप, जिसमें आपको कई सारे बेसिक बुक और कई सारे पीडीएफ हमारी दिख रही होंगी। स्टडी मटेरियल ग्रुप 1 वे ग्रुप है, इसमें आपको स्टडी मटेरियल दिख रहा होगा। कुछ वॉइस मैसेज कई बार हम लोग भेजते हैं, टेस्ट सीरीज आगे भेजेंगे, या फिर कुछ क्विज का लिंक भेजेंगे, या फिर कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो भेजेंगे, वहाँ पर मिलेगा। 2 वे ग्रुप होता है डिस्कशन ग्रुप या डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप। आप इसमें डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है, पीवाईक्यू से संबंधित, कोई कॉन्सेप्ट से संबंधित, बीपीएससी के किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई डाउट है, आप यहाँ पर रख सकते हैं। आपका डाउट एडमिन हमारे सॉल्व करते हैं। तो हमारा तरीका यही होता है कि आपको स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में जोड़ा जाता है, आपको स्ट्रैटेजी वीडियो पूरा देखना पड़ता है। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वीडियो एक बार बना दिया जाता है, उसमें पूरा बेसिक बता दिया जाता है। पीडीएफ का पासवर्ड क्या है, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप पीडीएफ, ये सब, और कैसे स्टडी कर सकते हैं। सारे पीडीएफ का एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज बना देते हैं, वो इंडेक्स के फॉर्म में आपका काम करता है। किसी पीडीएफ पे आपको जाना है तो उसका लिंक वहाँ पे गिवन रहता है। अब बीपीएससी पीटी और 70th मेंस की इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। इसका भी एक कारण है, क्योंकि पीटी जो है टफ होता जा रहा है। पीटी में आपको अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। पहले हम लोग बोलते थे कि सिर्फ पीवाईक्यू आप लोग लगा लीजिए, कुछ 1-2 बुक्स कवर कर लीजिए, 1-2 मैगजीन कवर कर लीजिए, पीटी आपका हो जाएगा, फिर आप मेंस का स्टडी मटेरियल पढ़िए। ऐसा नहीं है, अब आपको बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए। अभी 170 दिवस आपके पास बचे हैं, 50 दिवस आप करीब 40-50 दिवस इंटीग्रेटेड तैयारी कर सकते हैं। और फिर जब आपके 100 दिवस करीब परीक्षा के बचे हों, आप मेंस छोड़ करके पीटी के लिए लग सकते हैं, और पीटी होने के जस्ट बाद तुरंत मेंस के लिए आंसर राइटिंग और बाकी मेंस का कंटेंट पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हमारा मेंस का भी ग्रुप सेम डेट पर शुरू हुआ है, तो मेंस वाले ग्रुप में आपको बीपीएससी मेंस की स्ट्रैटेजी मिल गई होगी। 70th बीपीएससी के लिए हमको इंटीग्रेटेड अप्रोच क्यों रखनी पड़ेगी प्री मेंस की, हमें बेसिक बुक क्यों कंप्लीट करनी होगी। हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का बीपीएससी पीटी ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल पढ़ने से पहले, इसका कारण यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। पहले सिर्फ फैक्चुअल सवाल होते थे, फैक्चुअल पेपर अलग होता था पीटी का, और पीटी का अभी भी फैक्चुअल कुछ होता है, कुछ कॉन्सेप्चुअल आ गया है। और पहले भी ये होता था कि मेंस का बिल्कुल सिलेबस अलग है, मेंस का लिखित पेपर है, पीटी का ऑब्जेक्टिव है, पीटी ऑब्जेक्टिव नो डाउट अभी भी है, लेकिन जो कुछ प्रश्नों का स्तर है वो बदल गया है। प्रश्नों का स्तर बदला है, आपको हर हाल में कट ऑफ क्लियर करना ही है। और चूंकि अब आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पीटी के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, तो शुरू से क्यों ना बीपीएससी पीटी और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन शुरू के दिनों में की जाए। जब तक आप बेसिक कवर कर रहे हो, पीटी और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल की जा सकती है। अभी मैं पूरा एक एक बारीकी से बताऊंगा किस तरीके से आप अप्रोच रख सकते हैं प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के लिए। क्यों करनी चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 68 और 69 का आप पेपर देखिए, सवालों को पूछे जाने का तरीका आप समझिए। स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन, असर्शन और रीजन वाले जो सवाल होते हैं, वो कभी भी, आई रिपीट, कभी भी 69 से पहले आए ही नहीं है बीपीएससी पीटी में। असर्शन रीजन के सवाल देखिए आने लग रहे हैं। असर्शन रीजन का सवाल कंसेप्चुअल सवाल का कह सकते हैं पापा माना जाता है। कंसेप्चुअल सवाल
पूरा कह सकते हैं बनाया जा सकता है और ऐसा सवाल एग्जामिनर बना सकता है जो बहुत कठिन स्तर का हो या फिर आप उसको सही ना कर पाएँ। तो कंसेप्चुअल प्रश्न भी बनने लग रहे हैं, 1-2 आए थे बीपीएससी के 69th वाले में और 70th वाले में भी आ सकते हैं, आगे भी आते रहेंगे। अभी तो 1-2 आए हैं, ऐसा हो सकता है 4-5-6 जैसे यूपीपीएससी में करीब 7-8 आने लगे हैं, वैसे भी आ सकते हैं। तो कंसेप्चुअल सवाल आपको इसमें अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो ये छोड़ देंगे। मान लीजिए आप 1-2 सवाल छोड़ सकते हैं। क्या आप 7-8 सवाल छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं? नहीं। 7-8 सवाल नहीं छोड़े जा सकते हैं पेपर में। तो इस वजह से आपको तैयारी यहाँ पर करनी पड़ेगी बेसिक की भी। ज़्यादातर जो असर्शन रीज़न वाले सवाल जो बनते हैं, कथन और कारण वाले, वो बनते हैं बेसिक्स से। बेसिक एनसीईआरटी से बनते हैं, बेसिक जो अवधारणाएँ होती हैं, जो डेफिनेशंस होती हैं और जो अनुप्रयोग हम सीखते हैं बेसिक में, उससे बनते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड, थ्योरी बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। मैंने बताया कि 60% पेपर अभी भी फैक्चुअल है, लेकिन कट ऑफ कितना जा रहा है? कट ऑफ तो 60% से ऊपर जा रहा है यूआर का, 92-93 करीब कट ऑफ जा रहा है, जो कि 90 से ऊपर है। अगर आप सारे फैक्चुअल सवाल नहीं सही कर पाए तो आप मान के चलिए आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर सकते हैं। सारे फैक्चुअल सवाल कवर कर भी लेगा तब भी आप यूआर का कट ऑफ नहीं क्लियर कर सकते हैं। तो समस्या ये है कि आप कंसेप्चुअल सवालों को सही करना ही पड़ेगा। बीपीएससी आपसे कंसेप्चुअल सवाल सही करा के ही रहेगा। जो कंसेप्चुअल सवाल, लेंदी सवाल, डिफिकल्ट सवाल करेगा, अटेम्प्ट करेगा, सही उसको करेगा, वही फिर कट ऑफ भी निकाल सकेगा। फैक्ट के साथ हमको न्यूज़ को कनेक्ट करना भी सीखना पड़ेगा। जैसे ओपेनहाइमर वाला क्वेश्चन आया था, ओपेनहाइमर फिल्म चर्चा में थी, तो ओपेनहाइमर का जो बॉम्ब बनाने वाला प्रोजेक्ट था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, उसका नाम पूछ लिया गया था। जो कह सकते हैं स्कीम काफ़ी चर्चा में रही थी, पीएलआई स्कीम, उसका आप देखिए 4 स्टेटमेंट वाला सवाल पूछा। दिवालिया अधिनियम से 4 स्टेटमेंट वाला सवाल आया था। स्वामित्व स्कीम वाला आप सवाल ले लीजिए, नेट मीटरिंग वाला आप प्रश्न ले लीजिए। सभी रियल लाइफ में जो हम लोग चीज़ें देख रहे हैं अपने आसपास, उससे कनेक्ट करके पूछे गए थे। तो इसके लिए हमको अप्रोच बदलनी पड़ेगी। सिर्फ मंथली करंट अफेयर या फिर कोई पतली मैगजीन पढ़ के काम नहीं बनेगा। हमको कंसेप्चुअल सवाल और जो स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर को लिंक करके पूछे जाने वाले सवाल हैं, उसको कवर करने के लिए डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी पढ़नी पड़ेगी, जो आपको ग्रुप में दी जानी शुरू होगी। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ फुल पेड ग्रुप वालों को मिलेगी। आप बाकी जो पेड ग्रुप मेंबर हैं, स्टडी मटेरियल वाले, वो टेंशन नहीं लीजिएगा। डेली करंट अफेयर जो आपको मिलता है फुल पेड ग्रुप वालों को, वो स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप को डेली का मंथली कंबाइन करके दिया जाएगा। डेली का एक पीडीएफ बना करके मंथ एंड पर स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप को दिया जाएगा। बीपीएससी वालों को, जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं, उनको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिलती रहेगी। तो अब बात कर लेते हैं कैसे होगी प्रिपरेशन। क्या है 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी जो हमको फॉलो करनी चाहिए बीपीएससी, पीटी और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी के लिए। ये एक रफ 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी मैंने बताई है। काफ़ी लोग इससे लाभान्वित भी हुए हैं। जो लोग पहले से फॉलो कर रहे थे, आप भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। थोड़े मोड़े चेंजेस भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अराउंड 40 डेज ये आपका पहला स्टेज होगा, फर्स्ट स्टेज। इसमें आपको बेसिक की प्रिपरेशन करनी है और प्री मेंस की इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग बनाने वाली प्रिपरेशन यहाँ से होगी। इसमें कुछ बेसिक बुक, सारी नहीं, सारे सब्जेक्ट की नहीं, कुछ बेसिक बुक्स आपको कवर करनी पड़ेगी, जो नीचे हमने जिनके नाम लिख दिया है और जिनकी पीडीएफ भी आपको पेड ग्रुप में शेयर कर दी है। इसमें 4 आवर डेली आपको यहाँ पे शुरू करना है। अगर आप अभी से शुरू कर रहे हैं, 4-4.5 घंटे अभी पर्याप्त होंगे। बेसिक की प्रिपरेशन यहाँ पे करना है, बुक रीडिंग पर फोकस करना है और अंडरस्टैंड करना है लिखी हुई चीज़ों को। अब अंडरस्टैंड करने के क्या प्रोसेस हो सकते हैं, उसके बारे में आपको हम समय समय पर आपके क्विज वाले ग्रुप में इनसाइट देते रहते हैं। आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है किस तरीके से स्टैटिक और करंट अफेयर को लिंक किया जाता है। एनसीईआरटी से हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं, सब इसमें आपको कवर करना पड़ेगा। डेली कम से कम 4-4.5 घंटे, शुरू के 30-40 दिवस, यहाँ पे जैसे 40 लिखा है, मान लीजिए आपके पास अब कम समय है तो 30 दिवस कम से कम आपको देने चाहिए। ये पहला फेज बहुत जरूरी है। कई बार आपको लगता है ये गैर जरूरी चीज़ें हैं, बुक रीडिंग वगैरह, एनसीईआरटी से डायरेक्ट अब कुछ नहीं आता। ये सब बातें सही हैं, लेकिन अभी भी एनसीईआरटी का महत्व है कुछ सब्जेक्ट में है, जैसे हिस्ट्री है, जैसे कि ज्योग्राफी है, ठीक है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जैसे अभी भी रेलिवेंट है। तो ये सब फर्स्ट स्टेज में आपको कवर करना पड़ेगा। सेकंड स्टेज में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्री ओरिएंटेड मटेरियल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। प्री ओरिएंटेड जो कंटेंट है, जो प्रीलिम्स आपका क्लियर करवाने में हेल्प करेगा, वो आपको 80 दिवस में आपको कवर यहाँ पे करा दी जाएगा। डेली मॉड्यूल यहाँ पे आएंगे आपके ग्रुप में, उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा बेसिक के बाद। अब पीटी के लिए तो मॉड्यूल ही सफिशिएंट है। मॉड्यूल होने के बाद सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी आपको साझा कर दी जाएगी। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे भी फोकस किया गया है मॉड्यूल में और कॉन्सेप्चुअल पे भी। जो पीवाईक्यू से कई बार लिंक करके चीज़ें पूछ लेते हैं, उस पर भी फोकस किया गया है। एमसीक्यू यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट वाइज। जब ये मॉड्यूल खत्म हो जाएंगे उसके बाद डेली पेड क्विज की प्रैक्टिस चल ही रही है। डेली पेड क्विज आप करना शुरू करिए। आप बेसिक कंप्लीट करने के बाद जब मॉड्यूल पढ़ रहे हो तब पेड क्विज की प्रैक्टिस करना आप लोग शुरू कर दीजिए। फिर लास्ट 40 डेज जब आपके पीटी के बच्चे होंगे, जैसे मान लीजिए अगस्त 20 तारीख से या फिर कह सकते हैं 15 अगस्त के बाद से टारगेटेड रिवीजन यहाँ पे आपको करना होगा प्रीलिम्स के लिए। रिवीजन कैसे होगा? इन्हीं मॉड्यूल से होगा या फिर इन्हीं मॉड्यूल का जब हम सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ देंगे उससे हो जाएगा आपका रिवीजन करना यहाँ पे बेहद जरूरी है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन के बिना पीटी का कट ऑफ नहीं क्लियर किया जा सकता है।
और क्विज प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज जब आपकी शुरू हो जाएगी उससे फाइनल आपका रिवीजन होगा एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेड क्विज में काफ़ी बढ़ा देते हैं और लगातार ताबड़तोड़ पेड क्विज फिर आपकी होगी 15 अगस्त के बाद से। अभी आपको शुरू में बेसिक कवर करना है, मिडिल फेज में यानी सेकंड स्टेज में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्री ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ पे पढ़ना होगा। अगर जिन्हें लगता है कि सेकंड स्टेज में या फिर फर्स्ट स्टेज के बीच में आपको एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, ठीक है, कुछ लोगों का बेसिक काफ़ी पढ़ा हुआ है, तो अगर आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है उसको आप मेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मेंस का ग्रुप साथ में लिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेंस में जो स्टडी मटेरियल दिया गया होगा या फिर जो आंसर राइटिंग चल रही होगी आप उसमें ज्वाइन करके अपना मेंस का तैयार कर सकते हैं। इस बीच मतलब टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। GS1 GS2 का स्टडी मटेरियल आप पढ़ सकते हैं अगर आप हमारे ग्रुप में आए तो। मेंस वाले ग्रुप में ही ये सब दिया जाएगा, PT वाले ग्रुप में नहीं दिया जा सकता है। तो मेंस वाले ग्रुप में जो लोग हैं वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं मेंस का कब पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट स्टेज के समाप्त होने के पश्चात और सेकंड स्टेज में जो आपको समय मिले बीच में, मान लीजिए आप जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं हमारा प्री ओरिएंटेड कंटेंट, तो आप मेंस में वो समय दे सकते हैं। मेंस में आप ऐसे के लिए तैयार कर सकते हैं, GS1 GS2 का स्टडी मटेरियल बेसिकली पढ़ करके रख सकते हैं। जो नॉन कंपलसरी पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर हिंदी का, उसका कंटेंट पढ़ कर रख सकते हैं, उसके कह सकते हैं PYQ सॉल्व करके रख सकते हैं। और जब ये सब हो जाएगा 15 अगस्त के बाद 30 सितंबर तक आपको 45 दिवस तक लगातार रिवीजन करना है अपने प्री ओरिएंटेड कंटेंट का। PYQ यहाँ से सॉल्व करना है और क्विज प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। तो ये होगा। PYQ आपको सेकंड स्टेज में लगाना यहाँ पे शुरू कर देना चाहिए। एटलीस्ट जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में दिए हुए हैं PDF फॉर्म में वो लगाइएगा। बहुत बल्कि PYQ कंपाइलेशन आप नहीं लीजिएगा। जो जरूरी वाले PYQ हैं वही हमने यहाँ पे कंपाइल करे हुए हैं BPSC PT के लिए, उन्हीं को आप सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन अभी भी आते हैं PYQ से, भले ही डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं लेकिन उसका लाभ आपको कई बार मिलता है। तो ये ओवरऑल 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी है जो हमने यहाँ पर समराइज कर दी है। कट ऑफ की अगर बात कर लें तो कट ऑफ आपका गया था 68 में 91, क्योंकि एक आकस्मिक यहाँ पे चेंज हुआ था। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन के रूप में रखे गए थे और पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड, लेंदी साइड आया था और जैसा लोगों को हैबिट नहीं थी उससे अलग तरीके का पेपर आया था, आउट ऑफ द बॉक्स कह सकते हैं। तो कट ऑफ यहाँ पे कम गया था। UR का कट ऑफ 91 गया था, फीमेल का 84 गया था, EWS का 87.27 और वैसे ही कम कट ऑफ गया था जैसा पहले जाता था उससे कंपैरिजन में। 69 में भी टफ पेपर आया था, बिल्कुल हम नहीं कह सकते हैं 68 से ईजी था। तो इसी तरीके से कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं देख पा रहे हैं आप। 91.67 यहाँ पे कट ऑफ गया था अनरिजर्व्ड का, और अनरिजर्व्ड फीमेल का 84 यहाँ पे कट ऑफ गया था। तो इस तरीके से कट ऑफ यहाँ पे भी देखने को मिला था। तो कट ऑफ आपको इसी के अराउंड अब टारगेट करना पड़ेगा। 2 पेपर से आपको अंदाजा लग गया है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। अगर पेपर इसी स्तर का भी आया, 68 और 69 जैसा भी पेपर आया, तो ऐसा नहीं कि कट ऑफ 70 या 80s में चला जाएगा, कट ऑफ 90+ ही रहेगा। और निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है 1/4 की तब भी। कुल मिलाकर बात यह है कि जैसा 3 स्टेज स्ट्रैटेजी में बताया गया है, अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं, रिलीजियसली कंटिन्यूसली अपने प्रिपरेशन में लगे रहते हैं अगले 170 दिवस तक, कह सकते हैं डिलीजेंटली और एकदम सीरियसनेस के साथ, तो बिल्कुल कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन वही मिस करते हैं जो लगातार पढ़ाई नहीं करते हैं, एकदम जो लास्ट मोमेंट पढ़ करके PT निकाल लिया करते थे, और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हुआ करता था 65th 66th में, लेकिन अब ये सब चीज़ें नहीं पॉसिबल है। तो इस वजह से जैसा स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया गया है वैसा आप फॉलो करिए। अगर आप बेसिक कवर कर चुके हैं, आपको लगता है बिल्कुल आप कई बार बेसिक निपटा चुके हैं, तो आप क्या करिए कि मॉड्यूल से शुरू करिएगा और मेंस का भी प्रिपरेशन साथ साथ लेकर के चलना शुरू करिए। अभी ग्रुप में क्या दिया हुआ है, अभी ग्रुप में बेसिक बुक की PDF दी गई है और शुरू के 30 दिवस आपको उसको स्टडी करना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टडी कर चुके हैं तब भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, कोई इसमें घाटा आपका है नहीं। तो बेसिक बुक की PDF शेयर की गई है, उसकी रीडिंग एक बार आपको अवश्य करनी चाहिए। जब बेसिक बुक पढ़ेंगे तभी आगे आपको स्टडी मटेरियल जो PT वाला है वो समझ में आएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी की बेसिक बुक यहाँ पे शेयर की गई है, जितने क्लास की जितनी बुक शेयर की गई हैं बस वही रेलिवेंट है। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि जितना भी ज्योग्राफी NCERT आता है सब कवर करिए। पॉलिटी के लिए सिर्फ एक ही बुक हमने शेयर की है, लक्ष्मीकांत की बुक। चैप्टर वाइज पढ़िए, जितने चैप्टर आप कवर कर पाएँ 30 दिवस में उतना पढ़िए। बाकी जो मॉड्यूल जो हमारे आएंगे उसमें जितना जरूरी है पॉलिटी का वो सब कवर करा दिया जाता है। वैसे भी बेसिक के लिए जितना आप पढ़ पाएँ शुरुआत में लक्ष्मीकांत उतना पढ़िए, शुरू के 30 दिवस तक पूरी कंप्लीट ना कर पाएँ कोई दिक्कत नहीं है। साइंस के लिए बेसिक बुक नहीं शेयर की गई है। SCS के बेसिक साइंस प्लस साइंस टेक के नोट्स हमने शेयर किए हैं, यही आखिरी तक रहेगा। इसमें जो कोई भी अपडेट आएगा वो हम करेंगे, ठीक है। इसमें इंडेक्स पेज नंबर नहीं दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिए जाएंगे तो उसमें इंडेक्स पेज नंबर ये आ जाएगा, ठीक है। तो साइंस के लिए कोई ऐसा बेसिक बुक नहीं कंप्लीट करना है आपको। बेसिक साइंस यहाँ पे दे दिया गया है नोट्स के फॉर्म में, और साइंस टेक्नोलॉजी दे दिया गया है। साइंस टेक्नोलॉजी में देखिए जो अपडेट होते हैं वो तो आपको मंथली करंट अफेयर में मिलेंगे। जैसे मान लीजिए गगनयान है, उसके क्रू मेंबर्स के जो नाम अनाउंस हुए हैं, या फिर समुद्रयान जो है उसके लिए जो पनडुब्बी अनाउंस की गई है उसके बारे में अपडेट उसमें साइंस टेक के PDF में नहीं आ सकता है, उसमें ये इसमें आपको देखना पड़ेगा मंथली करंट अफेयर में।
समुद्रयान के लिए जो पनडुब्बी आई है उसका क्या नाम है, गगनयान मिशन जो है इसके कब कंप्लीट करने वाले हैं, 4 एस्ट्रोनॉट्स जो आए जिनका नाम मोदी जी ने अनवेल किया, वो कहाँ कहाँ से हैं, क्या नाम है उनका, कहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है, ये सब आपको मंथली करंट अफेयर में ही कवर करके दिया जाएगा। हमारा जो मंथली करंट अफेयर होता है प्री स्पेशल वाला, उसमें देखिए साइंस टेक का एक अलग से सेक्शन भी होता है डिफेंस के साथ, तो उसमें ये सब चीज़ें हम कवर कर लेते हैं साइंस टेक वाले में। डेली मॉड्यूल आपको 1 जून 2024 से मिलना शुरू होंगे, तो इसका आशय है कि 1 जून 2024 तक आपको अपना बेसिक कंप्लीट कर लेना है। काफ़ी समय है, बिल्कुल किया जा सकता है। 17 प्रीलिम्स की पूरी तैयारी आप मॉड्यूल से भी कर सकते हैं, किंतु प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए शुरुआत बेसिक कवर करना जरूरी है। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना जरूरी है। तो लोग फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरनेस वाले ग्रुप में हैं, तो आप अपने डाउट वहाँ पे पूछ सकते हैं, और डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिलेगी फुल पेड ग्रुप वालों को, तो आप डेली करंट अफेयर अभी पढ़ते रहिए। मंथली करंट अफेयर प्रीलिम्स टारगेटेड जो है ये आपको हमने शेयर कर दी है, सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक की कर दी है, इसके आगे की मिलती रहेगी। बिहार करंट अफेयर हमने सितंबर से लेकर फेब तक की कर दी है, मार्च करंट अफेयर आने वाला है कुछ दिन में आपके ग्रुप में बिहार का, उसके आगे का आपको मिलता रहेगा। बिहार स्टैटिक, जिसमें बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और अन्य सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कई सारी लिस्टिंग्स हैं गवर्नर जनरल्स की और गवर्नर्स ऑफ बिहार की, बिहार के मुख्यमंत्रियों की, तो इन सब की लिस्ट उसमें होती है। बिहार स्टैटिक का कंटेंट हमने दे दिया है, इसी को पढ़ना है, आगे कोई अपडेट होगा तो ग्रुप में आपको अपडेट करके दिया जाएगा। बीपीएससी पेड क्विज में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, उसको लगाइए, और जितने पहले क्वेश्चंस हो चुके हैं उसको भी लगाइए, सारे जरूरी क्वेश्चंस है उसमें। ये बीपीएससी पीटी की पेड क्विज है, इसमें अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे जाना है तो ये करना पड़ेगा। ये जो पिंड मैसेज है यहाँ पे आप जाइए और फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक यहाँ पे गिवन होगा। मेरे डिवाइस में साइड में आ रहा है, आपके डिवाइस में यहाँ पर मिडिल में होगा, तो यहाँ पे आपको हल्का सा टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक जो यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आपको हल्का सा टच करना है। यहाँ पे टच करते ही फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप। ये है पहला क्वेश्चन। तो 28 नवंबर 2023 को अपलोड किया गया था, तो जितना भी करंट अफेयर इसके बाद अपलोड किया गया है, या फिर स्टैटिक या फिर बिहार का, सारा जरूरी है, कोई भी क्वेश्चन नॉन रिलेवेंट यहाँ पे नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के काम के हैं। देखिए जैसा क्वेश्चन आया था 69 में, वैसे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। जैसे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पहले कभी भी नहीं आए, लेकिन अब आ सकते हैं, और कई क्वेश्चन आ सकते हैं असर्शन रीजन के बीपीएससी में। तो देखिए असर्शन रीजन क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट इफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। तो मुझे लगता है कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे ए होना चाहिए, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखिए कई सारे लोगों के रॉन्ग हुए हैं, तो रॉन्ग इसी वजह से हुए क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस करने की हैबिट नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस अन्य स्टेट पीसीएस में आते रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं आते थे, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब यहाँ पे होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है, जो शिकायतों का समाधान करेगा। उस चैटबॉट का नाम क्या है? ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ किया सी वाला, तो ये सही हो गया, एनिमेशन हो गया। हमको याद रखना है कि जो एआई चैटबॉट पीएम किसान स्कीम के तहत लॉन्च किया गया, उसका नाम है किसान ई मित्र। किसानी संदेश, किसानी योजना, ये सब अगर गलत है, किसान ई मित्र यहाँ पर सही है। वैसे ही कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आप आखिरी से भी लगाना शुरू कर सकते हैं, आप पीछे से भी लगाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये इंश्योर करिएगा कि जितने क्वेश्चन यहाँ पे कराए गए हैं उसको अटेम्प्ट करना है आपको। जैसे ये कलंगनार मागलीर उरिमई थोगई थिट्टम, ये इनिशिएटिव किसका है? तो तमिलनाडु का है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ऐसे हिंदी में क्वेश्चन है, इंग्लिश में क्वेश्चन अलग अलग हैं, मतलब बाइलिंगुअल होते हैं क्वेश्चन हमारे। कई बार उसको अलग अलग दिया जाता है, कई बार एक ही में मिक्स करके दिया जाता है, हिंदी इंग्लिश। उद्योग रत्न पुरस्कार किसे मिला है? उद्योग रत्न पुरस्कार जैसे रतन टाटा को यहाँ पे मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। लोसर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? आजकल ये सब फेस्टिवल से मिलाने को काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो लोसर फेस्टिवल ये लद्दाख और तिब्बत में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जैसे मैंने बी सिलेक्ट किया, तो ये गलत हो गया। ये मनाया जाता है न्यू ईयर फेस्टिवल के रूप में, तो डी यहाँ पे सही है। तो इंश्योर करिए कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आगे ना गलत हो, ये आपका काम है क्विज में। और मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, जैसे 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी सारे आए थे, तो वो भी पूछे जा रहे हैं इसमें। मैचिंग वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। चूज नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जैसा 69 और 68 में आया था, वैसे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। डेली एक टेंटेटिव स्टडी प्लान जो आप बना सकते हैं अभी के लिए, बेसिकली 4 आवर्स का, इस तरीके से बना सकते हैं। डेली करंट अफेयर में 45 मिनट आप इन्वेस्ट करिए, इससे ज़्यादा नहीं करिए। इससे ज़्यादा आपको लग रहा है तो आपको अपना मेथड चेंज करने की ज़रूरत है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की जो भी बेसिक बुक बताई गई हैं, डेली 2 आवर उसको रीड करिए। मेरे हिसाब से 2 आवर भी करेंगे तो मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पर फिनिश कर लेंगे। बिहार स्पेशल और कुछ पीवाईक्यू जो हमने दिए हैं उसको आप देखना शुरू कर सकते हैं। 45 मिनट यहाँ पर दीजिए। पीवाईक्यू अगर आपको बल्कि लग रहा है, अभी आप नहीं करना चाहते हैं, तो सेकंड स्टेज में करिए मॉड्यूल पढ़ने के साथ।
मंथली करंट अफेयर और अदर पीडीएफ जो दी गई है अभी फिलहाल, जैसे आपको सितंबर से मार्च तक का कवर करना है, डेली 30 मिनट अगर रिलीजियसली कंटिन्यूअसली रीड करेंगे तो आप निश्चित तौर पर जितना भी करंट अफेयर अभी तक का दिया गया है प्री स्पेशल उसको फिनिश कर लेंगे। तो ये एक टेंटेटिव टाइम प्लान है, इसमें आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से या फिर अपने कैलिबर के हिसाब से, लेकिन ड्यूरेशन इतनी रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आप पहले हमारे मंथली पढ़े हुए हैं तो आप इसको हटा दीजिए, कोई और सब्जेक्ट इसमें ऐड कर लीजिए, इस तरीके के मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल ये दिया हुआ है। टेस्ट सीरीज आपका 1 जुलाई से हम शुरू कर रहे हैं, जिससे जितना भी मैक्सिमम रीसेंट करंट अफेयर उसको शामिल किया जा सके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मॉड्यूल आपके कब से शुरू होंगे? 1 जून से शुरू हो रहे हैं। मॉड्यूल आपका फिनिश हो रहा है 19 अगस्त 2024 को आपका मॉड्यूल यहाँ पे फिनिश हो रहा है, और आपका टेस्ट सीरीज जो है यहाँ से 28 अगस्त तक चलेगा। तो मतलब एग्जाम के 1 मंथ पहले आपकी सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट हो चुकी होंगी, इस हिसाब से इसको शेड्यूल किया गया है। अगर मान लीजिए एग्जाम थोड़ा और आगे बढ़ता है, जो कि चांसेस कम है, तो उस हिसाब से हम इसको चेंज भी करेंगे शेड्यूल को, लेकिन अभी के लिए यही शेड्यूल फिक्स रहेगा। इसी शेड्यूल पर आपके टेस्ट होंगे। टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में होंगे, मतलब पीडीएफ आपको दी जाएगी ऑफलाइन फॉर्मेट में, आपको खुद से उसमें ओएमआर फिलअप करना पड़ेगा। कोई ऑनलाइन टेस्ट लेंगे नहीं, क्योंकि ऑनलाइन आपका एग्जाम अभी है नहीं। आपका एग्जाम ऑफलाइन है तो आपको टेस्ट भी ऑफलाइन ही देने की आदत बनानी चाहिए। बाकी कुछ लोग पूछते हैं क्या नोट मेकिंग करनी चाहिए? अगर आपको नोट मेकिंग करने की आदत है तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। अगर आपको लगता है मल्टीपल रिवीजन से आपका काम बन जाता है तो आपको मल्टीपल रिवीजन पर स्टिक करना चाहिए। जो भी मेथड आपके लिए बेस्ट हो वो आपको अपनाना चाहिए। थोड़ा सा मैं इनसाइट जरूर दूंगा। नोट मेकिंग अगर आप करते हैं तो इस तरीके से करिए। कोई भी स्कीम नोट कर रहे हैं या फिर कोई भी टॉपिक नोट कर रहे हैं, उसको शॉर्ट करने की कोशिश करिए। जब तक आपके नोट्स जो है शॉर्ट और क्रिस्प नहीं बन रहे हैं, तब तक वो अच्छे नोट्स या फिर कारगर नोट्स नहीं माने जाते हैं। ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ सिकल सेल एनीमिया पर जो उन्मूलन कार्यक्रम, सिकल सेल डिसीज एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो 1 जुलाई 2023 को पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था मध्य प्रदेश में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से, उसके बारे में है। तो सिकल सेल एनीमिया ये हमारा बेसिक साइंस का टॉपिक हो गया, और ये करंट अफेयर का टॉपिक हो गया या फिर साइंस टेक का हो गया। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट स्कीम भी इसको मान सकते हैं, और या फिर साइंस टेक भी मान सकते हैं इसमें, ठीक है। गवर्नेंस का टॉपिक भी मान सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया में सबसे पहले हमको सिकल सेल कंडीशन समझनी होगी। सिकल सेल कंडीशन हो जाती है आरबीसी की। आरबीसी आपको पता है, आरबीसी का जो आकार है वो बाइकॉन्केव शेप का होता है, और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। न्यूक्लियस ना होने के कारण आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, हमारे लाल रक्त कोशिकाएं, ये फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ होता है। फ्लेक्सिबल होता है तो कैपिलरीज से, पतली पतली कैपिलरीज से फ्लो कर जाता है, और ऑक्सीजन कैरी करना वन ऑफ द मेन फंक्शंस है। कई सारे फंक्शन है रेड ब्लड सेल्स के, लेकिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना वन ऑफ द मेन फंक्शन यहाँ पे माना गया है। तो आरबीसी ऑक्सीजन को अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है। जब सिकल सेल कंडीशन आरबीसी की हो जाती है, आरबीसी बाइकॉन्केव की जगह सिकल शेप हो जाता है, तभी इसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल का मतलब होता है हंसिया या फिर दरांती। दरांती किस शेप की होती है? ऐसे होती है सी शेप की, है ना, सी शेप की दरांती होती है। ऐसे बाइकॉन्केव की जगह ये हो जाता है आरबीसी। आरबीसी कैसा होता है? ऐसा होता है ओरिजिनल, और ये होता है जब सिकल सेल कंडीशन हो जाती है तो खराब हो जाता है आरबीसी हमारा। क्यों होता है ये आप नोट कर सकते हैं। पॉइंट म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन चेन, जैसे आपके एग्जाम में आ जाए, द कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज व्हाट? तो पॉइंट म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो बीटा ग्लोबिन चेन में म्यूटेशन हो जाता है, इस वजह से ये ऐसा होता है। HbA यानी कि हेल्दी हीमोग्लोबिन की जगह HbS आ जाता है सिकल सेल वाला, तो ये खराब कर देता है। और इसमें प्रभाव क्या होता है? प्रभाव पूछें अगर तो प्रभाव में ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाती है ह्यूमन बॉडी में, एनीमिया तो होता ही है। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है, वीकनेस होगी आपको, और पेन भी हो सकता है तगड़ा। ट्राइबल एरियाज और ट्राइबल पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है ये सिकल सेल डिसीज़। इसी वजह से जो 17 फोकस स्टेट जो घोषित किए गए हैं सिकल सेल डिसीज एलिमिनेशन प्रोग्राम में, वो ज़्यादातर ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद ये एक बहुत ज़रूरी पोर्शन हो सकता है कि सिकल सेल डिसीज़ को टेस्ट करने वाले जो टेस्ट है उनको किस नाम से जानते हैं। ये बीपीएससी पीटी में पूछ सकते हैं, तो जैसा पूछा जा सकता है उसी को एक्सपेक्ट करके नोट्स बनाना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा बीपीएससी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? इसी वजह से आपको पीवाईक्यू देखने होते हैं। एटलीस्ट पिछले 2 सालों के पीवाईक्यू देख करके अंदाजा पड़ जाना चाहिए कि ये पूछा जा सकता है कि सिकल सेल डिसीज़ को कैसे टेस्ट करते हैं। तो एक तो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है नॉर्मली, फिर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट होता है, HPLC टेस्ट इसको बोलते हैं, फुल ब्लड काउंट CBC, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस या हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग और सॉल्युबिलिटी टेस्ट। ये सब कुछ टेस्ट हो सकते हैं जिससे SCD को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिकल सेल डिसीज एलिमिनेशन प्रोग्राम। सिकल सेल डिसीज एलिमिनेशन प्रोग्राम सबसे पहले अनाउंस की गई थी बजट 2023-24 की स्पीच में, इसको अनाउंस किया गया था। ऑफिशियली कब पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया? 1 जुलाई 2023 को MP में शहडोल नामक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य क्या है? स्क्रीनिंग करना है। सबसे पहले 3 वर्षों में 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग या टेस्टिंग यहाँ पे की जाएगी। वल्नरेबल जो ये फोकस स्टेट्स हैं 17 स्टेट्स से 7 करोड़ लोगों की टेस्टिंग की जाएगी, 0 से 40 वर्ष की आयु के लोगों की।
और पहले साल में करेंगे 0 से 18 वर्ष की आयु की टेस्टिंग, और सेकंड और थर्ड साल में, दूसरे और तीसरे साल में पूरे जितना भी पॉपुलेशन है 7 करोड़ टारगेटेड 0 से 40 उसको टेस्ट कर लेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, जब भारत अपनी आज़ादी का 100 वर्ष मना रहा होगा 2047 में, तो सिकल सेल डिसीज़ को हम लोग एलिमिनेट कर चुके हों, ये यहाँ पे उद्देश्य है। 17 स्टेट कौन से हैं? 17 स्टेट में क्या बिहार इंक्लूडेड है? ये आपको देखना चाहिए। ये 17 जो फोकस स्टेट हैं सिकल सेल डिसीज़ के, उसमें बिहार भी इंक्लूडेड है, और कौन कौन से राज्य इंक्लूडेड है ये आपको एक बार देखना चाहिए। तो इस तरीके से आपको नोट मेकिंग करनी चाहिए, जिसमें आप सब कुछ समझ जाएं, प्री मेंस लेवल तक का जितना भी डेटा हो बहुत शॉर्ट में आप इसमें नोट डाउन कर सकें, और उसको साइंस टेक का है तो उसको जनरल साइंस से लिंक कर सकें, अगर करंट अफेयर का है तो उसको हिस्ट्री से लिंक कर सकें, ज्योग्राफी से लिंक कर सकें। इस तरीके के नोट्स आपको बनाने चाहिए अगर आप बना रहे हैं तो। अदरवाइज ये जितना भी दिया हुआ है सिकल सेल के बारे में, ये आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर में हमारे नोट्स में मिल जाएगा, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। दोनों ही ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप में आने के बाद। जो लोग हमारे फुल पेड ग्रुप में आए हैं उनके पास डाउट क्लियरेंस की सुविधा होती है। आप अपने डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में कोई भी आपका डाउट है पूछ सकते हैं। विदिन 6 आवर्स आपके डाउट का यहाँ पर रिप्लाई किया जाता है। कोई भी आपका डाउट अगर बीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस से संबंधित है, उसके एम्बिट में आता है, तो आपका जवाब वहाँ पे विदिन 6 आवर्स दिया जाता है। अगर आप स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं, आप डिस्कशन ग्रुप में नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस गिवन नंबर पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर लिख के बातचीत की जा सकती है। आप पिक दिखा करके या फिर स्क्रीनशॉट दिखा करके या फिर टाइप करके अपना सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं। वॉइस मैसेज और कॉलिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, और दोनों ही कंडीशन में आपका रिप्लाई यहाँ पे किया जाता है। इसमें आपको वेट करना पड़ता है, अगर आप फुल पेड ग्रुप में नहीं है तो 24 आवर करीब आपको वेट करना पड़ता है, जबकि अगर आप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में हैं तो विदिन 6 आवर्स आपकी समस्या का समाधान किया जाता है। दिन के समय में अगर आप कभी भी डाउट पूछते हैं तो तुरंत रिप्लाई किया जाता है। ये मैक्सिमम टाइम मैंने आपको बताया था, इतना वेट इन जनरल नहीं करना पड़ता है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी वीडियो हमारा खत्म होता है। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अब आप वीडियो नंबर 2 देख लीजिए और अपनी प्रिपरेशन यहाँ से शुरू कर दीजिए।